नमस्कार, मैं अमोल मुड़े आपका फिर एक बार लिबरेशन कोचेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग है। हजारों और लाखों के मुंह से मैंने ये बात सुनी, चूंकि इतने लोगों के साथ काम किया है अलग अलग मंचों पर, तो ये बात मैंने सुनी है लोगों से कि भाई उनको किताब पढ़ना पसंद नहीं आता, साहब बोर हो जाते हैं टाइप नो। अब किताबों से क्या मिलता है, हम तो प्रैक्टिकल आदमी है वगैरह। बेसिकली अपने आलस को अलग अलग नाम देते हैं लोग। तो मैं ऐसे लोगों के लिए आज का एक मैसेज लेकर के आया हूं कि अगर आपको किताब पढ़ना पसंद नहीं तो उसके पीछे का कारण समझ लीजिए क्यों पसंद नहीं है, और ये किताबें पढ़ना जरूरी क्यों है, इससे आपके जीवन में क्या घट सकता है और क्यों आपके जीवन में कितनी सारी परेशानियां हैं, ये भी मैं आज बता दूं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो डजनों किताबें मेरी बहुत फेवरेट हैं, उसमें से एक किताब है ये सर एडमंड हिलरी की। ये वो व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्तियों में से सबसे पहले व्यक्ति थे, ये और शेरपा तेंजिंग नोर्गे। तो उनकी ये किताब है व्यू फ्रॉम द समिट, जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लिखा है कि कैसे वो चढ़े, उसके पहले की तैयारी क्या थी, वहां पहुंचने के बाद का उनका अनुभव क्या था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप माउंट एवरेस्ट चढ़े? नहीं ना, मैं भी नहीं चढ़ा हूं साहब। तो मैं नहीं जानता कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद में कैसा फीलिंग आता है। मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। या आप में से कईयों का होगा या नहीं भी होगा, सोचिए, लेकिन यह अनुभव क्या आप कभी अपने जीवन काल में ले पाएंगे? अरे तो यह अनुभव किसी और ने लिया है, वो उस ऊंचाई पर खड़ा रह करके आया है, वहां का फीलिंग उसने शब्दबद्ध किया है इस सुंदर सी किताब में। बताइए कौन साधारण ही बुद्धि का आदमी होगा जो इस अनुभव को छोड़ना चाहेगा? या तो देखो, आप चढ़े 30,000 फीट की ऊंचाई पर, फिर कह के मैं चढ़कर आया हूं, मैं जानता हूं वो अनुभव कैसा होता है। या तो किसी ऐसी महान आदमी की बात सुने और देखें, जाने, आपको महसूस होगा कि यार क्या फीलिंग है। ऐसी कितनी सारी बातें, जैसे उदाहरण के तौर पे ये, और कुछ प्रोफेशन के संबंध में भी। तो मैं अलग अलग किताबें आपके सामने रखूंगा कि किस प्रकार से, जैसे HBR हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की तो सारी किताबें चार्ट जानी चाहिए भैया उस व्यक्ति ने जो कि मैनेजमेंट में है। या भी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में मेरे सामने किताबें नहीं रखी, बट मेरे सामने जो किताबें आ रही वो आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे रिसेंटली 2-3 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी हल्दीराम के ऊपर, भुजिया बैरज। कैसे एक फैमिली बिजनेस, छोटा सा फैमिली बिजनेस, छोटे से गांव से निकला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन आज 5-5.5 हजार करोड़ का टर्नओवर करता है। ये किताब कुछ मेरे हाथ लगी थी, ज्ञान योग, स्वामी विवेकानंद की। विवेक की बातें तुम बहुत सुनते हैं कि विवेक ऐसे थे, विवेक वैसे थे, विवेक ऐसे। अरे विवेक के खुद के विचार कहां पढ़े आपने? उनके दिए हुए भाषण हम में से कितनों ने पढ़े भी नहीं है और हम उनके बारे में बस ठोक जाते हैं। विवेक बहुत ही असाधारण बुद्धि के पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके खुद के विचार अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये आदमी कहना क्या चाहता था और कितना पहुंचा हुआ पुरुष था। है, जब इनकी बातें सुनते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, ऐसा लगता है यार ये महान आदमी आपके सामने बैठा। बताइए पूरे जीवन काल में ये मुमकिन है कि विवेक जैसा महान आदमी, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जैसा महान आदमी आपसे बात करें? अरे इस किताब के माध्यम से करता है साहब, ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की तो मैंने बात कर ली, एसेंशियल से लेकर के चेंज के ऊपर से लेकर के से कितनी अच्छी अच्छी किताब, एक से एक महान लोगों के आर्टिकल्स इसमें बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हुए। HBR तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। एक ये सुंदर सी किताब है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, द प्रोफेशनल बोल के, ये बाइंडेड है, इसके टाइटल में नहीं दिखेगा आपको। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडियन ऑथर्स हैं मेरे, सुब्रतो बागची। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत गजब की बातें लिखते हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। माइंड ट्री कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर रहे हैं और आज 20,000 करोड़ की टर्नओवर वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। और इसमें उन्होंने करीब 50-51 बहुत सरल चीजें लिखी। ये सेकंड हैंड लिखा है, देखो देखो, सेकंड हैंड लेकर आया था मैं कहीं से, लेकिन मैंने किस किताब को संभाल के रखा था कि क्या क्या सुंदर चीजें इसमें उन्होंने लिखी हैं कि मतलब आप दीवाने हो जाएंगे इस आदमी के। यार प्रोफेशनल हम बोलते तो हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल क्या है और वो होता कैसा है, उसकी विचार करने के तरीके कैसे होते हैं, उसका काम करने का तरीका कैसा होता है, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप में से सैकड़ों लोगों ने MBA किया होगा, उस समय पर कोटलर साहब की मार्केटिंग मैनेजमेंट आपने पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि परीक्षा के लिए पढ़ी थी क्या? उसके बाद पढ़ी फिर से क्या? मार्केटिंग के जो बारे में जो विज्ञान कोटलर साहब ने पढ़ा, उसको सही में आपने अपने जीवन में लाने का प्रयास किया? ये रामदास, संत रामदास
महाराष्ट्र के बड़े अग्रणी संत रहे। इनकी लिखी किताब दासबोध, कितनी सुंदर बातें, कितनी गजब की बातें इसके अंदर। ऐसा लगता है कि रामदास आपके सामने खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं। देखो कई सारी बातें आप सहमत नहीं होंगे तो उसको छोड़ देना, कोई अर्जा नहीं। अरे लेकिन इतने महान लोग आपसे, अब मैं सेल्स में हूं, लिबरेशन कोचेस में मैं सेल्स का डायरेक्टर हूं, तो सेल्स पढ़ना, सेल्स के संबंध में जानकारी रखना मेरा काम है। ये एक बहुत ही महान व्यक्ति है फ्रैंक बेचर, जिसने भी इस व्यक्ति को नहीं पढ़ा, इनके ख्याल नहीं पड़े और फिर भी सेल्स कर रहा। मैं कहता हूं यार दुर्भाग्य है फिर तुम्हारा। अरे ये किताब तो पढ़नी चाहिए, हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। वो लिखते हैं कि कैसे वो एक फेलियर व्यक्ति थे सेल्स में, लेकिन कैसे उठे, कैसे बढ़े, कैसे उन्होंने अलग अलग लोगों का मार्गदर्शन लिया, गाइडेंस लिया, कैसे अलग अलग किताबें पढ़ी, कैसे ज्ञानी पुरुषों के संबंध में रहे और कैसे करोड़ों का, अरबों का व्यापार उन्होंने किया। बहुत गजब की पुस्तक है, छोड़ना ही नहीं चाहिए। मेरे गुरु संतोष नायर साहब और मेरे एक्स बॉस, मुझे ये किताब उन्होंने दी थी 2003 में। ये किताब उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। देखिए उनके हस्ताक्षर में यहां पर लिखा हुआ है। किताब को बड़ा मैंने संभाल के रखा है। मिलर हाइमन मॉडल के ऊपर ये किताब है, द न्यू स्ट्रेटेजिक सेलिंग बोलकर। इतनी बार मैंने रटा है इस किताब को, इतनी बार पारायण कर लिए है इस किताब के, लेकिन हर बार कुछ नया जानने को मिलता है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। इतना सुंदर, इतनी सुंदर कल्पनाएं इस किताब के अंदर की, जिसको सेल्स नहीं भी आता है और जो ये कल्पना कर रहा है कि यार पता नहीं इतनी मेहनत करता हूं फिर सेल्स में मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आते, उसको भी इस किताब में कितने सारे और जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है फिर उसका तो छोड़ ही दीजिए, उसको इस किताब में मतलब विज्ञान मिल जाएगा पूरा सेल्स का। जेब ब्लाउंड एक नए बिल्कुल अमेजिंग राइटर है। इनकी ये किताब है EQ, सेल्स EQ, पढ़नी चाहिए, बहुत ही बढ़िया है कि सेल्समैन की विचार करने के तरीके कैसे होते हैं। सुब्रतो बागची साहब, वही जिनके बारे में मैंने अभी कहा 20,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट कर दिया। अरे तो साहब करते कैसे, किया क्या है उन्होंने कुछ सीक्रेट्स इसमें लिखे हैं सेल बोल करके। आप जीरो से क्यों शुरू करना चाहते हैं? ये महान लोग कई सारी चीजें, अपने अनुभव, अपने शब्दों में लिख चुके हैं। जीरो से क्यों शुरू करना है? जिनके बारे में आप बहुत सुनते रहे हैं, चाणक्य महाशय, और इनके बारे में तो न जाने व्हाट्सएप पे क्या क्या आता है, अंट चीज जो इस बेचारे ने कहीं भी नहीं है, ऐसी भी बात लोग चिपका देते। अरे पढ़ो वो क्या बोलता है, आप पढ़ो तो सही कि उस आदमी ने आपके जीवन के लिए क्या क्या सलाह दी है। अमीर खुसरो साहब क्या गजब के कवि थे और गंगा जमनी तहजीब के सही मायने में एक बहुत ही उच्च दर्जा के कवि थे, जिन्होंने आज से करीब 1000 साल पहले क्या क्या प्यारी बातें लिखी हैं, समाजों को साथ में लाने वाली बातें लिखी, बड़ी इंस्पायरिंग बातें लिखी हैं। बहुत गजब के कवि अब कहां मिल, अब ये ढूंढने जाऊं 1000 साल पहले के आदमी को। ये एक बड़े गजब के लेखक मुझे कुछ सालों पहले मिले, जॉन मैक्सवेल, जिनकी 2 किताबें हैं, बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए किसी भी मैनेजर ने, किसी भी एग्जीक्यूटिव ने। एक किताब है इनकी द 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप। हर व्यक्ति जो अच्छा लीडर बनना चाहता है पढ़ना ही चाहिए। क्यों जीरो से शुरू करना चाहते हैं आप? मैक्सवेल साहब खुद एक बहुत उम्दा दर्जा के लीडर हैं, जिन्होंने हजारों के साथ मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके बाद बहुत प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का भी निर्माण किया और दुनिया भर में कोचिंग और ट्रेनिंग करते थे। और साथ ही साथ उनकी ये किताब टीम वर्क के ऊपर, द 17 इंडिस्प्यूटेबल लॉज ऑफ टीम वर्क, कि टीम में तो हम सब काम करते हैं, लेकिन टीम में काम करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, जिससे कि आप सभी टीमों में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सूफिज्म को लेकर के कुछ साल पहले मैं और विजय मैडम हम टाइम्स ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक ट्रेल पर निकले थे, इट वाज कॉल्ड सूफी ट्रेल। तो उस समय पर सूफिज्म का अलग अलग प्रकार से अभ्यास करने का मौका मिला। जॉन बाल्डॉक की ये किताब है सूफिज्म। सूफी संत महात्मा क्या थे, किस प्रकार की उनकी विचारधाराएं थी। जैसे हिंदुइज्म में जो भक्ति मार्ग की विचारधारा है, मीरा, तुलसीदास, इन्होंने जो लिखा है बिल्कुल सूफी संत वैसे ही कल्पनाएं लिखते हैं। बहुत प्रेम उन्होंने दुनिया भर में फैलाया। हमारे राष्ट्रपिता, हमारे अपने राष्ट्रपिता प्यारे बापू, जिनके बारे में लोग पढ़ते कुछ नहीं है साहब, बस ठोक देते हैं अंशंट। अभी रिसेंटली मेरे कोई मित्र कुछ कह रहे महात्मा तो ऐसे थे। अरे यार पढ़ाई तो करो, कुछ तो उनके विचारों को पढ़ो तो सही, वो क्या कहते हैं। और बहुत कुछ लिखा है उस महात्मा ने, उनकी आत्मकथा भी पढ़ लोगे तो अपने आप में बहुत है, कितना कुछ जानने को मिलेगा। अरे राष्ट्रपिता कहते हो उनको, तो उनके बारे में पढ़ो तो सही, और वो खुद क्या कहते हैं, उनके अपने विचार उनके शब्दों में। तो भाग की क्या, किताबों से भाग कर क्या मिलेगा? फिर क्या होगा? फिर होता क्या है कि यहां वहां से सुन कर, अच्छा ऐसा नहीं कि आपके विचार नहीं, विचार आपके बहुत है, बने कहां से, लेकिन
ये भी पूछने जैसी बात कि आपने जितने सारे ओपिनियंस बनाए हैं किसके बेसिस पर बने? यहां वहां से सुन करके, व्हाट्सएप से मैसेज आकर के, यूट्यूब पर कुछ देख करके, जिन सोर्सेस का कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है, अंट शंट बातें करते हैं साहब लोग। ये मेरे लाइब्रेरी में ये दो किताबें बाजू बाजू में, एक दूसरे के बाजू बाजू में होती हैं, एक श्रीमद् भगवत गीता, एक दूसरा कुरान। कोई फर्क नहीं विचारों में, इतने सुंदर विचार, इतने सुंदर कल्पनाएं, इतनी सुंदर, कोई 2500 साल पहले लिखी हुई, कोई 1000 साल पहले लिखी हुई, 1400 साल पहले लिखी हुई। अरे लेकिन विचार, अब मेरे जीवन में पैगंबर कहां से आएंगे साहब? अरे साहब, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि खुद पैगंबर, खुद कृष्ण बता रहे हैं आपको। पढ़ा नहीं, पढ़ते नहीं है कुछ भी, बस ठोक देते हैं। और आजकल तो नफरत का माहौल सब जगह फैला पड़ा है। तो मेरे एक ऐसे ही अच्छा, जो पढ़ते नहीं ना उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। ये एक और मजे की बात है, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है और कॉन्फिडेंस, बस वो न्यूज चैनल पे कुछ सुन लिया, किसी ने, न्यूज चैनल की डिबेट्स तो क्या होती है, जहर होता है, जहर, बस गंदगी भरी होती है उनके अंदर। ऐसे कुछ तो बात सुन ली और उस पर से कोई अपना ओपिनियन बना लिया। व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड्स आए, उस पर ओपिनियन बना लिया। तो कोई एक मित्र मेरे कह रहे थे, अरे देखो क्या कहते हैं कि कुरान में तो ऐसा लिखा है। अरे यार, तू पढ़ा है, कोई आयत है स्पेसिफिकली तू बता सकता है कि इस आयत में ऐसा लिखा है? तो ये बेकार की बातें हैं और खास करके वही लोग करते हैं साहब जो पढ़ते नहीं। पढ़ो साहब, ये महात्मा है जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा, पढ़ने में ये नहीं कि सब सीरियस ही पढ़ना चाहिए। जैसे श्रीलाल शुक्ल की एक बात ही, पेट पकड़ के हंसेंगे आप, क्या सटीक वर्णन है हमारी राजनीति का, हमारे समाज का, हमारे समाज की जो विम्सिकल बिहेवियर है हम सबका, बहुत बढ़िया कैप्चर किया है। राग दरबारी, सुंदर किताब है। जिसने मिस कर दी, मैं कहूंगा यार उसके जीवन से बड़ा अच्छा। लोग कहते हैं अच्छा के राम के भक्त है। अरे राम के भक्त है तो राम तो पढ़ो। राम के जो गुरु, जिन्होंने राम को दीक्षा दी, राम जिनसे सीखे, जिसको हम वशिष्ठ गीता भी कहते हैं, योग वशिष्ठ। तो वशिष्ठ मुनि ने जो सिखाया भगवान राम को, पढ़ोगे नहीं कि उन्होंने क्या सिखाया, कि राम के खुद के बिलीव्स क्या थे और बने किन की वजह से। आप पढ़ेंगे नहीं, बस ठोक देंगे और जोर से नारे लगाएंगे, जय, बस जोर से नारे लगाने से हो गए आप भक्त हो गए। पर आता पता कुछ नहीं कि राम की विचारधारा क्या थी, कि मोहम्मद पैगंबर की विचारधारा क्या थी, वो आपसे करवाना क्या चाहते थे, कृष्ण की विचारधारा क्या थी, जीसस की विचारधारा क्या थी। बस नारेबाजी। और ऐसा ही होता है साहब। आज ये एक सुंदर सी किताब, बहुत सुंदर सी किताब हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं कहता हूं साहब, 21वीं शताब्दी में इससे महान किताब एक हिंदुस्तानी के लिए दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन शरण जाइए तो इसको जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन को 340 लोगों ने 3 से 4 साल डिबेट करके, दिन रात जाग करके, और महान बुद्धि के लोग, महान दिल के लोग, बड़े दिल के लोग, आपकी और मेरी समझ रखने वाले लोगों ने आपके और मेरे देश के लिए बनाया हुआ ये प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है बाय द वे। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे ज्यादा संशोधित भी है। इस पर जितने अमेंडमेंट्स आए हैं उतने तो किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आए। माने एक बड़ा जीता जागता डॉक्यूमेंट है, लाइव डॉक्यूमेंट है, पुराना नहीं है। हर साल उसमें कुछ बेहतर बनता गया है, आपका और मेरा ख्याल करके। पढ़ना चाहिए साहब, बगैर पढ़े तो क्या होगा। आप बस, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन आप मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको शॉर्ट में नहीं करना चाहता। जैसे कुछ सालों पहले ये किताब मेरे हाथ में लगी, ईशादिनव उपनिषद। अरे बाप रे, वेद तो साथ समझ में नहीं आते, बड़े मुश्किल हो जाता है। लेकिन वेदों का जो अंतिम मैसेज है, जो वेदों का अंतिम वेद है ना, जो जिसको हम जहां से वेदांत शब्द आता है, तो वेदों का जो अंतिम मैसेज है उसको वेदांत कहते हैं, यानी कि उपनिषद। वेद नहीं पढ़े कोई हर्जा नहीं, चलो मुश्किल है, समझ में नहीं आती, डिफिकल्ट है, उपनिषद तो पढ़ो। अपने आप को बड़े हिंदू वगैरह कहते हो, अरे समझ तो लो किस बात के हिंदू हो तुम, कैसे मुसलमान हो तुम। क्या हिंदू मुसलमान जाने दो, मैं कहता हूं कैसे इंसान हो भाई साहब।
आपके और मेरे ही इतिहास में ऐसे महापुरुष होकर गए हैं जो क्या क्या गजब की बातें लिख करके गए हैं, और हम हैं कि बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी है डॉक्टरेट है हमारे पास व्हाट्सएप। ये कुछ सालों पहले किताब हाथ में लगी थी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, करीब 70-80 साल पुरानी किताब है। क्या गजब की बातें लिखी हैं, किस प्रकार से फाइनेंशियल मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जीवन में, जो आर्थिक गलतियां हम सब करते हैं और बाद में आकर फंस जाते हैं। इतनी सुंदर कहानियों के द्वारा लिखा हुआ है। अरे तो मैं बच जाऊंगा ना ये गलतियां करने से, मैं अगर ये पढ़ूंगा। और फिर क्या करता है आदमी, अपनी अर्थनीति खुद बनाने का प्रयास करता है, समझ में तो कुछ है नहीं। अरे लेकिन ऐसे महान लोगों ने लिखा। जॉर्ज क्लेसन कोई साधारण आदमी नहीं थे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के बारे में कह रहा था, इसका तो जितना मिले ना साहब, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की जो भी किताबें मिले उठाओ चाट जाओ, पढ़ के चाट जाओ। भर्तृहरि का नीति शतक ये तो नहीं छोड़ना चाहिए। भर्तृहरि बड़े महान एक राजा थे बताए आपको, महाराजा विक्रमादित्य के बड़े भाई, और जिन्होंने अपना सम्राट पद छोड़ करके बाद में विक्रमादित्य के हाथ में दे दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी पढ़ना आप इनके बारे में। ये नीति शतकम कहते हैं, यानी कि 100 सूत्र दिए उन्होंने नीति के ऊपर, पॉलिसी, जीवन की, जिंदगी जीने की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। एक बड़ी प्यारी सी बात उन्होंने लिखी, वो कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। माने कि जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य संगीत और कला नहीं है, साहित्य नहीं है, आपके जीवन में ये किताबें नहीं है, तो जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, वो क्या, वो साक्षात पशु है साक्षात पशु पुच्छ विषाण। बस उसको पीछे ये पूछ नहीं है, पुच्छ विषाण ही ना, मतलब विषाण क्या बोलते हैं, सिंह नहीं है, पुच्छ नहीं है, सिंह नहीं है, बस इतना ही फर्क है भाई, है तो पशु। देखो मैं नहीं कह रहा हूं आपको पशु है भैया, पहले बता देता हूं। वो महाराज भर्तृहरि महाराज कह रहे हैं, बड़े महान संत होकर गए, बड़े महान लेखक होकर के गए। शंकराचार्य जिन्होंने 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, पुनरुज्जीवन किया। जो हिंदू धर्म म्लान हो गया था, पूरी तरह से घटिया बातों में चला गया था, और जिसके चलते बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे इतर धर्म आगे बढ़ गए थे, बिकॉज उनके विचार नए थे और समाज के लिए क्या कहते हैं, प्रेरक थे। वही इन्होंने याद दिलाया कि भैया वैदिक धर्म क्या है। उन्होंने याद दिलाया कि ये जो क्या कहते हैं कि अद्वैत का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, और ये सब पूजा बीजा, ये सब फालतू की बातें, इनसे निकलने के लिए और हिंदू जीवन का इस देश का सही में पुनरुत्थान किया। मैं कहूंगा शंकराचार्य, उनके विचार पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले विवेकानंद महाराज की बात कर, विवेकानंद शंकराचार्य को 100% फॉलो करते थे, और कितनी सारी बातें उन्होंने अद्वैत की बहुत सिंपल भाषा में विवेकानंद ने। तो जब वो यूएस में और यूके में, और उस समय पर जब वो मतलब आप जो कहते कि इन्होंने जाकर के हिंदू धर्म पर बात की भाई, और हिंदू धर्म का डंका पीटा वगैरह, तो वो सच्चाई नहीं है ना। वो जाकर क्या बात, वो वैदिक धर्म के, कि भाई हिंदू धर्म का मतलब वैदिक धर्म है। हम एक हिंदू की मान्यता क्या है, एक भारतीय व्यक्ति की। और जब वो कहते तो वो खाली हिंदू की बात नहीं करते, फिर उसमें मुसलमान ये वो सब आ गए, ईसाई आ गए। तो हमारी भारतीयों की मान्यताएं क्या है, इस विषय पर उन्होंने वहां पर भाषण दिए, और बड़े सुंदर भाषण दिए। उनका अभ्यास अद्वैत का उतना मजबूत था। कुछ सालों पहले मेरे हाथ में ये, इसका तो मैं बहुत बड़ा कायल हो गया, बहुत बड़ा कायल, महर्षि पतंजलि। यार ये 2500-3000 हजार साल पहले होकर गए होंगे महाराज, क्या लिख कर गए हैं यार। ये मतलब हर लीडर ने, हर व्यक्ति ने जो एक अच्छा जीवन बनाना चाहता है ना, उसने पढ़ना चाहिए योग दर्शन। योग का मतलब आड़े टेढ़े आसन करके ऐसा भगभुक करना नहीं होता। हाँ, वो भी करना है, शरीर का ख्याल तो रखना ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन योग का मतलब वो नहीं है। मैंने महर्षि पतंजलि से सीखा योग का मतलब क्या है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध है योग। मेरे अलग से कुछ वीडियोस हैं इस विषय पर, उसको आप देखना। मैं उसमें डिटेल में, और एक सीरीज भी मैंने चलाई थी बीच में, कोर्स कंडक्ट किया था पतंजलि के सूत्रों के ऊपर। पर ये पढ़ना है, ये जीवन, पतंजलि के विचार आपके जीवन में आ सकते हैं। आप सही मायने में चित्त के ऊपर उठ के सकते, एक गजब के इंसान बन सकते हैं आप।
क्यों जीरो से शुरू करना है? और अपने आलस को ये अलग अलग शब्द देने का क्या मतलब है? किताबों से क्या मिलता है? मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं। अच्छा, तो तुम पतंजलि से भी महान आदमी है, तू कृष्ण से भी बड़ा है जो प्रैक्टिकल ही सिखा रहे थे। हाँ हाँ, तू मोहम्मद से बड़ा हो गया कि जो जिन्होंने प्रैक्टिकल, अरे जीवन कैसे जीना है वही तो सिखाया उन्होंने अपने कुरान में। तो तू उनसे भी बड़ा हो गया, मतलब वो नहीं पड़ेगा। और ये सब जिनकी मैं बात कर रहा हूं सब महात्मा, तू हमारे देश के राष्ट्रपिता से भी बड़ा हो गया कि उनके विचार नहीं पड़ेगा और बगैर पढ़े ठान भी लेगा कि महात्मा तो ऐसे थे, ये तो ऐसे थे। अरे क्या अभ्यास है भैया। प्रेमचंद, जिसने इस आदमी को मिस कर दिया, अरे अरे अरे, उसने तो जीवन का सार मिस कर दिया। क्या लिखता है ये आदमी। इनकी कहानियां 100-150 साल पुरानी। इंसानों का क्या अंडरस्टैंडिंग है प्रेमचंद का। मुंशी जी लिखते हैं, ऐसा लगता है यार ये कहानी तो आज की है, अभी की है। सेटिंग थोड़ा पुराना होगा, कुछ कुछ कहानियां तो ऐसी कि आपको हिला देगी अंदर से। यू विल फील, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रीडिंग, मैं किताबों को इसलिए इतना प्रमोट करता हूं। किताबें पढ़ो साहब। किताबें आपको इन महान लोगों के कुछ देर के लिए इनके दिमाग में झांकने का मौका देती है। मैंने जो किताबें यहां पर शेयर की, जरूरी नहीं कि आप यही पढ़े, ना ऐसा नहीं, वो आपकी मर्जी, आप जो पढ़े। बट खाली यही नहीं कि भाई आप उपन्यास ही पढ़ते रह गए, खाली भाई मर्डर मिस्ट्रीज ही पढ़ते रह गए और फिर खुद को आप क्या कहते हैं कि साहित्य के रसिक समझने लग गए। ऐसा नहीं। किताबें वो पढ़े जो आपको चैलेंज करें। किताबें वो पढ़े जो आपके हॉराइजन्स को, आपके विचार करने के दायरे को एक्सपांड करें। किताबें वो पढ़े जो आपको सोचने पर मजबूर करें, जो आपको बेहतर इंसान बनाए। गीता ऐसा करती है, कुरान ऐसा करती है, बाइबल ऐसा करती है आपके जीवन में। और ये जो किताबें मैंने शेयर की, मैंने शुरुआत जो की थी, फॉर एग्जांपल सबसे पहली किताब ये जिससे मैंने शुरुआत की थी अपने क्या कहते हैं सर एडमंड हिलरी के व्यू फ्रॉम द, चैलेंज करती है आपको। मैंने कोई भी ऐसी किताब नहीं, सारी की सारी किताबें चैलेंज करती है आपको, विचार करने पर मजबूर करती है। पढ़ो साहब, पढ़ो। बस करो ये बहानेबाजी, बस करो ये झूठ। ये झूठ है, ये झूठ है। जब लोग कहते हैं ना कि मैं तो जीवन से सीखता हूं, मैं तो जिंदगी से सीखता हूं, कुछ सीखता व्यक्ति नहीं, तू आलसी है। आलसी है, ये सच है। अरे आपका जीवन एक जीवन मिला आपको, बराबर है। वो लोग जो किताबें नहीं पढ़ते, उनके जीवन में क्या घटा, मैंने वो क्या बोलते हैं कि मैं अनुभव लूंगा, मैं खुद अनुभव लूंगा और अपने अनुभव से सीखूंगा। तो जीवन में एक ही जीवन के अनुभव मिलने वाले हैं, बराबर है। लेकिन मैं कहता हूं आप ये देखिए ना कि इतने महान लोगों ने भी तो जिया है ना, और जब वो किताब लिखते हैं मतलब क्या हुआ, और मैं वो पढ़ता हूं तो फिर क्या हो गया, मुझे 1000 जिंदगियों का अनुभव मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी। मैं एक जिंदगी जीते हुए 1000 जिंदगियां जी सकता हूं, ये कल्पनाएं मेरे जीवन में आ सकती है। ये अनुभव तो मैंने किया ही नहीं। मैं तो माउंट एवरेस्ट चढ़ा ही नहीं, मैं तो महाभारत के युद्ध में खड़ा था ही नहीं, है ना। लेकिन ये अनुभव मेरे जीवन में आ सकता है अगर मैं मौका दूं उस महान व्यक्ति को मुझसे बात करने का। कालिदास क्या कवि थे, सुना है आपने इनके बारे में। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्यादातर लोग इनको पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कालिदास लिखते क्या थे, कि शैली क्या थी, भाषा क्या थी, और जो पुरानी कहानियां उन्होंने जिस अंदाज में रखी, दुनिया को पता ही नहीं था कितनी सारी कहानियों के बारे में। और जिस प्रकार से वो लिखते हैं, जिस प्रकार से उनके नाटक है, हा। तो आपको जो किताबें पसंद आए वो आप पढ़े। ऐसे बहुत है, सैकड़ों किताबें। ये भी मेरी फेवरेट्स में से हैं। देवदास, इसकी तो आपने फिल्में देखी है, फिल्में देखी है। आपके सफेद बाल होंगे तो आपने वो देखी होंगी पुरानी, जिसमें हमारे क्या कहते हैं दिलीप कुमार साहब ने परफॉर्म किया था। उसके बाद क्या कहते हैं इस किताब पर तो कितनी फिल्में आई, नो डाउट। इसके अलग अलग संस्करण बने, शाहरुख खान वाला वर्जन बना, और उसके बाद भी फिर देवडी टाइप के वर्जन्स बने एंड थिंग्स लाइक दैट। बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है बॉस, ओरिजिनल होता है। शरद चंद्र के दिमाग में झांकने का मौका मिलता है, शरद चंद्र के कैरेक्टर्स के को समझने का मौका मिलता है। तो हिंदुस्तानी ऑथर्स हो, इंग्लिश ऑथर्स हो, ये भी मुझे बहुत पसंद है। काफका,
अमेजिंग स्टाइल, यू नो। या आपने जॉर्ज ऑरवेल पढ़े होगा और उनका 1984 पढ़ा होगा। ये सारी किताबें आपको चैलेंज करती हैं। पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। अपने आलस से ऊपर उठिए। झूठ का ये झूठ की ये दुकान ना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये महान लोग अपने विचार पीछे लिख कर गए हैं। इन महान लोगों से डायरेक्टली बात करने का मौका है आपके पास में। मेरे पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। कुछ किताबें यहाँ थी तो सामने, और चूंकि ख्याल आया इमीडिएटली मैंने आपके साथ शेयर, कितनी सारी किताबों के बारे में आपके सामने साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास डॉक्टर आम्बेडकर का बहुत बड़ा सा कलेक्शन है और बहुत गजब की बातें लिखते हैं डॉक्टर साहब। या मेरे पास जवाहरलाल नेहरू की तीनों किताबें जो उनकी खुद की लिखी हुई मौजूद है, और बहुत रैशनल थॉट है जवाहरलाल जी का। और कितनी सारी बढ़िया बढ़िया किताबें। साहिर लुधियानवी मेरे वन ऑफ द फेवरेट शायर्स, क्या लिखते हैं यार। अभी तो किसी दिन और इनकी डिटेल में बात करेंगे, कुछ और किताबों पर बात करें। बट आज एक ही मैसेज पहुंचाना चाहता था, मेरे दिल में चल रहा था बड़े समय से कि पढ़ो यार, पढ़ो, किताबों से मत भागो। और अपने आप को यह दिलासा तो मत दो, अरे मैं यूट्यूब पे ना मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूं ना, काफी है। बकवास है। वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो अपना ख्याल, तो आपको एक व्यक्ति का ख्याल मिल रहा है, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन काफी नहीं, काफी नहीं, काफी नहीं, काफी नहीं। नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम देख करके बुद्धि का विकास नहीं होता महाराज। सोच बढ़ती है, विचारों का दायरा बढ़ता है जब ऐसे महान लोगों से बात करने का मौका मिलता है, और किताबें वो मौका आपको देती हैं। तो मैं फिर एक बार आपको आह्वान करता हूं, गुहार लगाता हूं कि आप पढ़ें, आपके फेवरेट ऑथर्स पढ़ें, और नए नए ऑथर्स को अपने जीवन में आने का मौका दें, उनसे बात करें, चर्चाएं करें, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। एक केवल पढ़ने वाला ही अपने ऑथर के साथ बात कर सकता है, और ऑथर डायरेक्टली उनके साथ बात कर रहा है। तो बस यही मैसेज था। अब इससे ज्यादा क्या कहूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके क्या ख्याल है, या आपकी फेवरेट किताबें कौन सी है, लिखिए। या अगर आप भी कई सालों से इस आलस से अपने आप को और ये बहाने बना करके अगर खुद को बहलाते रहे, फुसलाते रहे, तो ईमान से लिखे कि हाँ मैंने ये किया है, और कैसे उसमें से निकलने वाले हैं। क्या इस वीडियो की वजह से कुछ प्रेरणा आपको मिली, तो वो भी लिखिए। और अगर फिर भी आप मतलब अड़े हैं कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा तो ठीक है, कोई हर्जा नहीं, वो भी लिख दीजिए कमेंट में, तो मालूम पड़ेगा कि भैया आपके विचार क्या है। लिखिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए औरों से, खास करके उन मित्रों से, उन दोस्तों से, अपने छोटे भाई से, अपने कंपनी के उन मैनेजर से जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और उनको बताओ कि पढ़ने का बेनिफिट क्या है। आपकी बात नहीं सुनते, हो सकता है मेरा ये वीडियो सुन करके उनको कोई प्रेरणा मिल जाए। और ये सब भी करके नहीं मिलेगा तो अल्लाह मालिक, फिर देखते क्या है, फिर पता नहीं क्या। तो चलो महाराज, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। अरे बस हो गया, बस, थैंक यू सो मच।